नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की श्रृंखला में हम केवल एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारत की राज्य व्यवस्था उसी को केवल पढ़ेंगे अंडरलाइन करके। और इसमें हम यह जहाँ जहाँ पर जो लाइन जरूरी होती है उसको अंडरलाइन करते चलेंगे, उसको इम्पोर्टेंट का ट्रिक देते चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बुक जो है प्री के लिए तो हो सकती है, लेकिन ये मेंस के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको मेंस के लिए क्लास करनी पड़ेगी। और यह पुस्तक रेफरेंस के तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये कहें कि इससे आप प्री मेंस दोनों को अच्छी तरह समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको और चीज़ सोचने की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं, अंडरलाइन करके पूरी बुक को देखेंगे। अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीदें या ना खरीदें, कोई मतलब नहीं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर बुक आप खरीदते हैं तो कोई मतलब नहीं, आप पैसा केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रही हैं। तो हम आगे देखते हैं पहला चैप्टर। तो दोस्तों देखते हैं हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पूरा परिचय। भारत में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ, किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पीसीएस के लिहाज से जरूरी फैक्ट के दीवानी, किसमें? 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कब? जब उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं, ये सब कार्य कंटिन्यू चलता रहा। इसके बाद तो भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। मैं यहाँ आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ऐतिहासिक बैकग्राउंड से हर साल पीसीएस और यूपीएससी में जरूर एक नया क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, अगर यूपीएससी में नहीं मिलता तो पीसीएस में जरूर मिल जाता, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो, मिलता रहता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन की कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत की गई है। ठीक है, जिसमें पहला कंपनी का शासन और दूसरा क्या है? सम्राट का शासन। ठीक है, हम इसके आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं पहले फिर से कि इसमें बहुत उलझा कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उलझा के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे, हम वहाँ पर हर चीज डिस्कस करते रहेंगे केवल बैकग्राउंड बुक के हिसाब से। ठीक है, तो और मैं एक बात बता दूं, यह प्री के लिए इम्पोर्टेंट बुक हो सकती है, लेकिन मेंस के लिए यह पर्याप्त नहीं है। आपको मेंस ही होता है। हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। पहले हम इसे जारी रखते हैं। तो कंपनी का शासन इसमें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। हम इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम यहाँ पर अब अंडरलाइन करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे जो जरूरी पॉइंट होते हैं, जो परीक्षा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। संभवतः ये पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्चुअल तौर पे पूछा जाएगा और बहुत इसकी पॉइंट का बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जनरली जब छात्र जाएगा तो इसे पढ़ के ही आगे जाएगा। ये कॉमन सी बात है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, अब आप देखते हैं। अब इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक और कार्यों और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाएगा आपसे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई, कब रखी गई थी? तो आप बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, अब आगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ऐसे साट मार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। यूपीएससी में जनरली नहीं पूछे जाते ऐसे फैक्ट, लेकिन ये पीसीएस के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस किसके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। तो मैं बता दूं, पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, क्योंकि इसके पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, पीसीएस के लिए तो बहुत जरूरी है। जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कभी कभी होता है न्यायाधीशों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो पांचवा देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। क्यों 1781 पारित किया? ये बात आप नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1781, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पदधारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये अपने आप में विवादित हो सकता है, अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों में तथा राजस्व वसूली से जुड़ी
मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। ठीक है, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। ठीक है, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था। इस चैप्टर में हर बात तो लगभग इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगले जब चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर घुमा फिरा के बातें पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बातें डायरेक्ट पूछी दी जाती हैं। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 या 1786। ठीक है, देखते हैं 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 या 1786। ठीक है, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी, जिसमें शर्त थी, पहला, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त दोनों शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। यही था, केवल 2 लाइन का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसे इग्नोर मार सकते हैं। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर कानून। 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की विशेषताएं निम्नलिखित थी। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। यानी कि यही विस्तार रूप आ गया कि सिर्फ मेरे पर ही नहीं, उसने सभी पर लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगली लाइन। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पूछा जाता है किसने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तो 1793 का चार्टर कानून। ठीक है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ये बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये वाला तीसरा पॉइंट बहुत बार बार पूछा जाता है। आपको तीसरा पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी, दोनों में पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं चार्टर कानून 1813। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आएंगी। इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है, तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्टर कानून 1813 की। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे भी पढ़िए। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी की एकाधिकार को बहाल रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भी बाजी मार रही है। ठीक है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। ये पूछा जाता है कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नहीं रखता, इसे रखना भी नहीं चाहिए।
लेकिन आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे जो पहली लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, आप उसे न भूलिएगा तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद भी वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को, किस कानून ने, चार्टर कानून 1813 ने, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। ये पॉइंट बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार पूछा जाता है। और अगली लाइन देखते हैं। इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था भी की। ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चौथा भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन तीसरा आप छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं सॉरी, तीसरा नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चौथा भी नहीं छोड़ सकते। लगभग इसमें 1813 के कानून में लगभग सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई छोड़ने लायक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या हुआ, अस्तित्व में आया। अब यहाँ पर इनकी विशेषताएं को बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आगे हैं। इस कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीतिक कार्य क्या है आपके और वाणिज्यिक कार्य क्या है, आप दोनों को अलग अलग करेंगे ताकि हमें शासन करने में आसानी रहे, कर लगाने में आसानी रहे, तमाम चीजें आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो केवल ये पुस्तक का रेफरेंस है, और ये पुस्तक जो है पर्याप्त रूप से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया, ठीक है, गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। किसका? द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप थोड़ा रिवर्स करके भी आप देख लीजिएगा, पीछे जाके भी। किसका? इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में लगभग सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले चैप्टर में घुमा फिरा के बातें पूछी जाती हैं, कंसेप्चुअली तौर पे बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ठीक है। इनका आप देख लें। अगला देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन सा? 1833 का चार्टर अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। भारत का गवर्नर जनरल, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूल न जाइएगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार
एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। क्या किया गया? इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ठीक है, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर क्या थे भाई साहब? विधायिका संबंधी अधिकार से मुक्त हो गए। ठीक है, मुक्त कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, सब अधिकार किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को। और भारत के गवर्नर जनरल को बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर घुमा के बातें पूछी जाती हैं। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब वो व्यापारिक कार्य नहीं कर रही थी, बल्कि वह एक प्रशासन का कार्य देख रही थी। व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्य के लिए बनाई गई। ठीक है, इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ठीक है, ये तो बात की बात है। अब अगली लाइन देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। अगर यहाँ पे खुली प्रतियोगिता की परीक्षा जो है, यहाँ पे दो तरह के दो अधिनियम में आए थे, और लेकिन ये जो पहली बार चार्टर एक्ट 1833 में प्रयास किया गया था, इसको लागू नहीं कर किया गया। आगे लिखा है बात, इसमें यह कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी कि लागू नहीं हो पाया। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार प्रयास कब किया गया था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम माना जाएगा, लेकिन जब लागू हो गया तो वह अधिनियम दूसरा था। अभी हम बताते हैं वह 1853 का चार्टर अधिनियम था, लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा। ठीक है, संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी, यहां से आप देखेंगे ध्यान से, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जो कार्य कर रहा है कौन सा प्रशासनिक माना जाएगा और कौन सा विधायी होगा, यह दोनों को परिभाषित किया गया। ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार पूछा जाएगा। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया।
इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, पहली बार प्रयास 1833 में किया गया और 1853 में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें दोनों बातों में गुमराह किया जाता है छात्रों को। 1833 और 1853 के जो सिविल सेवा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यहाँ गुमराह किया जाता है। ठीक है, परीक्षा में गुमराह किया जाता है, टीचर नहीं गुमराह करते। ठीक है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, यानी कि इसमें कोई डेट नहीं दी गई थी कि यह कानून इतनी दिन तक चलेगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो संसद हो कंपनी का शासन कभी भी समाप्त करके और सीधे वो अपने कब्जे में ले सकती है। ठीक है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाना था। ठीक है, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे और जब मैं आगे क्लास चलाऊंगा तो इसका पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए क्या जरूरत पड़ गई थी, इसमें अभी ये नहीं बताया गया है। ठीक है, ये मैं इसलिए पहले बता दिया हूँ, ये केवल बुक लाइन बाई लाइन चलेगी और मैं आगे जब जाऊंगा तो ये भी बताता चलूंगा कि यहाँ से गुमराह किया जाता है, यहाँ से लाइन काटी जा सकती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं ताज का शासन अब अगले वीडियो में।